डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 17 चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। देखिए, पहले आपको जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों शब्द एक ही हैं। मूल अधिकार कहो चाहे मौलिक अधिकार कहो, कहते किसे हैं? मौलिक अधिकार का अर्थ होता है ये मूल शब्द से, यानी इसका मतलब वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, यानी इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगर ये अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मतलब जीवन के मूलभूत जो अधिकार हैं जिसके बिना व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व होने का एहसास नहीं हो सकता, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार हैं उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो तो व्यक्ति और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें एक कि अगर हमें भाषण के अधिकार यानी हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति जैसे बोलने का, अगर अभिव्यक्ति या बोलने का अधिकार हमें नहीं हो तो हम एक पशु के जानवर की तरह हो जाएंगे। जैसे एक जानवर जो है कुत्ता किसी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उसको अन्य कुत्ते भौंकते हैं या उसे जाने नहीं देते। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मौलिक अधिकारों में एक है भ्रमण का अधिकार। पूरे भारत में जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो भ्रमण का अधिकार, लेकिन जानवरों को ये अधिकार नहीं होता इसलिए वो जानवर है। तो अगर इन अधिकारों को प्राप्ति नहीं हो तो व्यक्ति पशु तुल्य हो जाएगा, यानी पशुओं के समान हो जाएगा। इसीलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी एक व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। एक देश स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक है, ये निर्भर करता है उस देश में उस लोगों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं है इसका मतलब देश स्वतंत्र नहीं है। यानी एक स्वतंत्र देश के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। 1947 से पहले भारत एक देश तो था, लेकिन हमारे अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते थे स्वतंत्र नहीं थे। कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं था, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, कहीं भी आवाज़ करने का अधिकार नहीं था, इसलिए हम स्वतंत्र नहीं थे। तो एक स्वतंत्र देश के लिए इन अधिकारों का होना आवश्यक है। वह व्यक्ति स्वतंत्र है या नहीं है, वह व्यक्ति एक अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि उस देश में वहाँ के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों की बात अगर हम कहें तो दुनिया में सबसे पहले फ्रांस के संविधान या फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में, वहाँ के लोगों ने, जनता ने जो है क्रांति के दौरान 3 अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, अगर हम पूछें दुनिया में सबसे पहले अधिकारों की मांग किस देश ने की थी, कौन से देश की जनता ने की थी, तो सबसे पहले फ्रांस की जनता ने 3 अधिकारों की मांग की थी। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। फ्रांस की जो जनता थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें समानता अधिकार नहीं है। 3 वर्गों में बटी हुई थी फ्रांस की जनता। तो कहा था कि वहाँ की जनता ने कहा जब आंदोलन के दौरान, क्रांति के दौरान, कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, उन्हें कुछ करने का अधिकार नहीं था। राजा की जो शासन के दौरान उन्हें कुछ भी कार्य करने का अधिकार नहीं था। तो स्वतंत्रता की मांग थी। और भ्रातृत्व, भाईचारा। तो इन 3 अधिकारों की मांग सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में हुई थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले अधिकारों की मांग किस देश ने की थी, तो फ्रांस की जनता ने, फ्रांस की क्रांति के दौरान। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्यों कहते हैं इन्हें,
क्योंकि ये व्यक्ति, इनके बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं रहेगा, इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति और पशुओं के में जो क्या अंतर है, वो अधिकारों के मुख्य रूप से अंतर है कि एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं, एक जानवर को, एक पशु को कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, अगर ये अधिकार नहीं हो तो व्यक्ति पशु तुल्य हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की आज़ादी के दौरान भी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जनता ने समय समय पर अधिकारों की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान हमें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। ठीक है, समानता के अधिकार के बार नहीं था। ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश जो लोग थे वो ये कहा करते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी ट्रेन के डिब्बे के बाहर लिखा होता था, इसका मतलब भारतीयों को वो अपने साथ नहीं बैठाते, यानी किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इन अधिकारों की घोषणा हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने संविधान में उल्लेख किया। इनका कुल रूप से मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए। आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई मौलिक अधिकारों की बात कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं या मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों की क्या आवश्यकता है। तो मूल या मौलिक अधिकारों की आवश्यकता व महत्व क्या है, क्यों जरूरी है मौलिक अधिकार, आवश्यकता व महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का महत्व या आवश्यकता। तो हमने जैसे पिछले उदाहरण में हमने चर्चा कर ली थी कि मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है किसी देश के नागरिकों के लिए, कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो विकास नहीं कर सकता, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है हर देश के संविधान में। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, इसको हम पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक। तो मौलिक अधिकारों का पहली जो आवश्यकता होती है वो है व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि राजा या जो भी संप्रभु व्यक्ति होता है वो उनके जो है कभी भी उनकी सुरक्षा को जो है घात पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एक देश के व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा कौन करता है? वो अधिकार करते हैं। और ये अधिकार दिए नहीं जाते बल्कि संविधान में इनका उल्लेख होता है। इसलिए कोई भी कानून व्यवस्था या हम कह सकते हैं कोई भी कार्यपालिका उन अधिकारों को जो है छीन नहीं सकती, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है। तो एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी मौलिक अधिकारों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। अगर संविधान में इनका उल्लेख है तो उसे लगेगा कि मेरा संविधान मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करेगा। रहने में, खाने में, आने जाने में, कहीं भी कोई भी व्यवसाय करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख या मौलिक अधिकार दिए जाने आवश्यक होते हैं या इसका ये महत्व होता है। तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शासन की स्वेच्छाचारिता। पर रोक। मौलिक अधिकारों का दूसरा महत्व या आवश्यकता है कि ये शासन की स्वेच्छाचारिता, शासन का मतलब जो जिस टाइप का भी जो राज्य है, चाहे राजतंत्र है चाहे लोकतंत्र है, इसमें अगर मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित होंगे, अगर मौलिक अधिकार जनता को दिए जाएं, तो शासक जो है वो अपनी मन मर्जी से, अपनी स्वेच्छाचारिता मतलब अपनी मर्जी से जनता पर हुक्म नहीं कर सकता, जनता पर राज नहीं कर सकता। ठीक है, एक राजतंत्र में और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि राजतंत्र में राजाओं के शासन के दौरान किसी भी प्रकार के अधिकार जनता को नहीं दिए जाते थे। राजा के आदेश ही कानून थे, जो राजा ने कह दिया वही आदेश थे, वही कानून थे। और
राजा ही उनको लागू करता था। ठीक है, तो स्वेच्छाचारिता मतलब मन मर्जी से। तो अगर संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होगा तो राजा या संप्रभु जो व्यक्ति है वो अपनी मन मर्जी से जनता पर हुक्म शासन नहीं कर सकता, उन पर राज नहीं कर सकता। इसीलिए कार्यपालिका या व्यवस्थापिका जो देश के लिए कानून बनाती है उसकी मन मर्जी या स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर होता है। संविधान से बड़ा न कार्यपालिका होती है न व्यवस्थापिका होती है। अगर मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख होगा तो शासक या जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी उच्च व्यक्ति है, जो भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष है, वो जनता पर अपने मन मर्जी से अपने किसी कानून को नहीं थोपेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शासक की निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो शासक की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो अगर इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति न तो कोई अगर मौलिक अधिकार होंगे तो संसद या व्यवस्थापिका न तो ऐसे कोई कानून बना सकती है जो जनता की स्वतंत्रता को रोक सकती है या अधिकारों को रोक सकती है, और न कार्यपालिका ऐसा कोई कार्य कर सकती है जो जनता के मौलिक अधिकारों को रोके। भारतीय संविधान के उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका मौलिक अधिकारों को रोकने का कार्य करें तो न्यायपालिका उसको क्या करेगी, उस पर रोक लगा सकती है। यानी मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो शासक को अपनी मन मर्जी से कार्य करने पर मौलिक अधिकार क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं या रोक लगा सकते हैं। फिर बात आती है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। लोकतंत्र के आधार स्तंभ। देखिए, मौलिक अधिकार लोकतंत्र में दूसरा हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की दूसरी विशेषता होती है अधिकारों का होना। राजतंत्र और लोकतंत्र में सबसे बड़ा फर्क यही था कि राजा के राजतंत्र में राजा जो अधिकार देता था वही अधिकार होते थे और राजा जब चाहे अधिकारों को छीन सकता था। और जबकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, यानी जनता को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकारों के बिना लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र के बिना कोई अधिकार नहीं। अधिकार राजतंत्र में होते तो थे लेकिन वो केवल राजा की इच्छा पर निर्भर करते थे। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में जहाँ जिन देशों में लोकतंत्र हैं वहाँ संविधान के द्वारा ही उनका उल्लेख कर दिया जाता है। इसका मतलब लोग उन अधिकारों से बड़ा राजा भी नहीं है या शासक भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो है मुख्य आधार स्तंभ है जिस पर लोकतंत्र टिका होता है। आधार स्तंभ मुख्य ढांचा है। अगर लोकतंत्र में से अधिकार हटा दिए जाएं तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाए, वो केवल एक स्वेच्छाचारी या तानाशाही शासक बन जाएगा, क्योंकि तानाशाही शासन में वही अधिकार होते हैं जो राजा या शासक के द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर लोकतंत्र में से अधिकार हटा दिए जाएं तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हर देश के संविधान में जो अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। नंबर 4, समानता के कारक। देखिए, दुनिया के जितने भी देशों में अधिकांशतः जो लोकतांत्रिक देशों में अधिकार दिए जाते हैं उनमें से एक अधिकार समानता का अधिकार जरूर दिया जाता है, क्योंकि समानता के अधिकार के तहत ही जनता नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? उसका सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांस के जो जनता थी वो 3 वर्गों में बटी हुई थी, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, किसी तरह की कोई समानता प्राप्त नहीं थी। इसीलिए मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ने राजा के खिलाफ आंदोलन किया, क्रांति की। तो अगर नागरिकों में भेदभाव होगा, नागरिकों में असमानता होगी, तो हम कह सकते हैं फिर वह लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार समानता का अधिकार होता है।
तो लोकतंत्र अधिकार, लोकतांत्रिक देशों में समानता का अधिकार इसीलिए सबसे पहले दिया जाता है ताकि जनता में किसी तरह का कोई विभेद नहीं हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अधिकार होंगे तो इससे समानता कायम होगी, अंतर नहीं होगा, समाज में भेदभाव नहीं होगा और समाज के प्रत्येक नागरिक को जो है समान अधिकारों से जीने का जो है आज़ादी मिल सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समानता, स्वतंत्रता ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में गिने जाते हैं कि अगर जनता को ये लगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो जनता क्रांति की राह अपनाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जितने भी देश हैं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लेख में समानता का अधिकार अवश्य दिया जाता है। तो लोग अगर अधिकार होंगे तो जनता में समानता कायम होगी, जनता में विभेद नहीं होगा, वरना तो शासक अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने मिलने वाले हैं, उनको अधिक पदवियां प्रदान करेगा, उनको अधिक शक्तियां प्रदान करेगा, ठीक है, और जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पिसता जाएगा। यानी अगर अधिकार नहीं होंगे तो समानता भी नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि समानता के लिए भी जो है मौलिक अधिकार दिए जाने आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना किसी तरह की कोई समानता कायम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का इन 4 पॉइंटों में हमने महत्व पढ़ा कि किसी भी देश के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं, क्या महत्व है। मौलिक अधिकार होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है और मेरी रक्षा हमारे संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार कर रहे हैं। मौलिक अधिकार अगर होंगे तो शासक अपनी मन मर्जी से शासन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो भी अधिकारों से बंधा हुआ होगा, वह भी असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार होंगे तो लोकतांत्रिक देश सफलता की ओर बढ़ेगा, ठीक है। केवल लोकतंत्र बना देना ही काफ़ी नहीं है, उनके नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और वो उनका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें मौलिक अधिकार अत्यंत रूप से आवश्यक होते हैं और उनको दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। अगर लोकतांत्रिक देश में से अधिकार हटा दिए जाएं तो इसका मतलब वह लोकतांत्रिक देश रहेगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो फिर जनता फिर जो है वो अपने आप को कैसे लोकतांत्रिक देश मानेगी, ठीक है। वो तो अपने तानाशाही या स्वेच्छाचारी देश ही मानेगी अपने, भाई हमारा राजा जो है वो संप्रभु तानाशाही, ठीक है। तो लोकतंत्र में अधिकारों का होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक देशों में समानता के अधिकार अगर मिलेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और समानता के कारक यानी मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हर देश में कानून में, हर देश के जो संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने बात पढ़ी थी दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किस देश में की हुई थी। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान हुई थी, ठीक है। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है इसके बारे में हमने 4 पॉइंटों के माध्यम से अध्ययन किया था। इसके बाद मौलिक अधिकारों का अर्थ हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देखिए, संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि ब्रिटिश राज के दौरान हमें किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, इसीलिए तो जनता का शोषण होता था, क्योंकि अधिकार वही थे जो अंग्रेज हमें देते थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश जो हम कह सकते हैं राजा हमें प्रदान करता था, वही समय समय पर कानूनों के माध्यम से हमें अधिकार प्रदान करता था और जब चाहे अधिकार छीन लिया जाता था, ठीक है। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ, इसलिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मूल संविधान में जो है
7 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जब संविधान बना था? मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में, देखिए एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। ठीक है। तीसरी बात, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? जैसे कि हमने बात की थी ना, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों का अनुकरण करके हमारे संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में सभी देशों के अच्छे अच्छे जो प्रावधान हैं वो हमारे देश में अपनाए गए, हमारे संविधान में अपनाए गए। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो हमने, हमारे देश संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के से हमने जो है हमारे देश संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं? भाग 3 में। किस देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार को? कौन से देशों से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के से। कुल भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं मूल संविधान में? तो आप बात करेंगे 7। अब मौलिक अधिकार जो हैं वो इनके जो कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है, ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 30 व अनुच्छेद 32। देखिए इसमें अनुच्छेद 31 नहीं आता, क्योंकि मूल संविधान में तो अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 32 तक कंटिन्यू थे। अनुच्छेद 12 से 32 तक कंटिन्यू थे मूल संविधान में, जब 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक मूल अधिकार को हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 को, यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 30, यानी 12, 13, 14, 15 से लेकर कंटिन्यू 30 तक, और 31 को हटा दिया गया, और 32 से। तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या अगर पूछें, कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने अनुच्छेद हैं? कुल 23 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेदों में? कुल 23 अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है। कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया या हटा दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया। कौन से? 44वें संविधान संशोधन से। 44वें संविधान संशोधन से, जो 1976 में हुआ था, उसको हटा दिया गया। ठीक है। तो कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद जो 31 में आता था उसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान। तो आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है। 1977 में जो हुआ था, 76 में, 78 में कह सकते हैं इसको, 1978 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो अब देखिए बात मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने संक्षिप्त कुछ परिचय पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है। तो कुछ बातें हमने पढ़ी है, बाद में हम एक एक करके मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जो भारतीय संविधान में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। तो सबसे पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? ध्यान रखना, मूल संविधान में कितने थे जब संविधान बना था? 1900, या इसको आपको पूछ लिया जाए 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपको याद रखना है 7। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपको याद रखना है 6। पहली बात। ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
तो वर्तमान में तो 6 हैं, और मूल संविधान जब बना था संविधान तब कितने थे? 7। ठीक है। मूल मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? संविधान के भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। ठीक है। कौन से भाग? तो और तीसरी बात, मौलिक अधिकार जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। चौथी बात, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो संविधान के किन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के और 30 तथा 31 इसको हटा दिया गया। मूल संविधान में तो ये था, यानी 1978 से पहले, 76 से पहले तो था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए अगर उस समय पूछें आज़ादी के समय, तो 12 से कंटिन्यू 32 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक तथा अनुच्छेद 32। ठीक है। पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार या कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं? तो कुल 23 अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं, 12 से 30 और 32। तो कितने हो गए? कुल 23 अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। फिर कुल मौलिक अधिकार कितने, वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी इसको हटा करके अनुच्छेद 300 में इसको मात्र एक कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं रहा ये क्या बन गया? एक केवल एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों को श्रेणी से इसे हटा दिया गया। कौन सा नंबर पे आता है ये? 31। अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है। और अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को जो कुल कितने अनुच्छेद आते हैं, तो कुल 23 अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो अब बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो हम इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद वाइज अध्ययन करेंगे इसको। ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार कौन सा है भारतीय संविधान में? स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां मूल अधिकार कौन सा है? वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अंतिम रूप से जो है 6ठे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अगर हम अनुच्छेद वाइज बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो
शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 जो है वो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। क्लियर है भाई? तो अब तक की आज की चर्चा में हम कल इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आज की चर्चा में हमने क्या पढ़ा? आज की चर्चा में हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों का अर्थ। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष बातें जिनका अन्य अध्ययन हमने किया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कब तक के? 12 से कंटिन्यू 32 तक थे। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया। तीसरी बात, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चौथी बात की थी हमने मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो कुल 23 अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है। चौथी बात की थी कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेदों में हैं? अनुच्छेद 12 से 30 और 32, 31 नहीं आता। ठीक है। फिर बात की थी कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? जो छठे प्रकार का जो 6 नंबर पे जो आता था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? समाप्त कर दिया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को। कौन से नंबर पे आता था वो? 31, अनुच्छेद 31 पे आता था। ठीक है। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है। फिर वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार पहला, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पांचवा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में निम्न मौलिक अधिकार प्रदान। अब कल हम इनको एक एक डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान प्राप्त जो है कौन सा अनुच्छेद कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है। थैंक यू।